Hello everyone, this is Dr. Pia Bhattacharjee. I am PhD in environmental science. I am working in the Department of Engineering and Technological Studies, University of Kalyani, West Bengal, Noida. I have attended many international and national conferences. I do have many journal publications, stranger publications, and I do have 8 to 10 years experience in this field. So today we are going to discuss about the UPSC environment. We know that there are basic three phases like prelims, mains and interview. So prelims में हम environment में क्या पढ़ेंगे? General issues on climate change, biodiversity and environmental ecology. But that do not need any topic specialization. And UPSC mains में हम क्या पढ़ेंगे? Disaster management, biodiversity and environment. So मेंस पे जो टॉपिक है उसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे हम रेडी करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं लेना पड़ेगा. सो पूरा जो प्रिपरेशन होगा मेन से कंप्लीट हो जाएगा. सो यू कैन सी द टॉपिक वाइज डिटेल सब टॉपिक्स एंड आवर्स में हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं. अब देखो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, द बेसिक मेन टॉपिक. सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सो व्हाट इज एनवायरमेंट, द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, different ecosystem, structure of ecosystem, levels of organism, different types of categories, components, features of environment, biotic, abiotic factors हम पढ़ेंगे इसमें. और न्यूट्रिएंट साइकिल्स को हम जानेंगे, सेडिमेंटरी साइकिल्स को हम गैसियस साइकिल्स, इसमें गैसियस साइकिल्स में आ जाता है कार्बन साइकिल्स, ऑक्सीजन, ओके. सो नाइट्रोजन साइकिल्स भी आते हैं, तो हम इसको कवर करेंगे. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम इकोसिस्टम को जानेंगे, स्ट्रक्चर, फूड चेन, फूड वेव्स को हम जानेंगे, चेंजेस इन द इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को हम पढ़ेंगे यहाँ पे. और पॉल्यूशंस में एयर पॉल्यूशंस, noise pollutions, plastic pollutions, radioactive pollutions, soil pollution, thermal pollution, water pollutions को हम पढ़ेंगे. लैंड डिग्रेडेशंस को हम जानेंगे, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिहाइंड द लैंड डिग्रेडेशंस एंड हाउ टू मेजर द प्रॉब्लम्स. वेस्ट मैनेजमेंट पे बायोमेडिकल वेस्ट को हम जानेंगे, ई वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को हम जानेंगे, 3 R's को हम पढ़ेंगे. और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को हम जानेंगे. सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? अगर एनवायरनमेंट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, मानो कि कुछ इंडस्ट्री बन रहा है, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंडस्ट्री व्हाट विल बी द आफ्टरमैथ टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और ऑन द एनवायरनमेंट. सो आफ्टरमैथ क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? अगर नेगेटिव हो तो कितना नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो तो क्या 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 पॉजिटिव दिख होगा. सो वो जो इम्पैक्ट होगा उसको एसेस करना ही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट. सो इसको हम डिटेल में जानेंगे. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उसको आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एनवायरमेंट से 12 to 15 क्वेश्चंस हर ईयर आप मतलब पूछे जाते हैं. और बायोडाइवर्सिटी से 3 to 5 क्वेश्चंस रहता है. सो बायोडाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स है, मेथोडोलॉजीज क्या क्या है, इंडियन और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी को हम जानेंगे, थ्रेट्स को हम जानेंगे. तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो एंथ्रोपोजेनिक जो इंटरफेरेंस है और एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है उसके ड्यू टू दैट एक्टिविटीज बायोडाइवर्सिटी कैसे हम हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे. बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ एक्ट है, एक्शंस है, उसको हम जानेंगे. नाउ क्लाइमेट चेंज. तो बेसिक क्लाइमेट चेंज के कुछ रूल्स है, कैसे क्या हो रहा है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
ग्रीन हाउस गैसेस के मतलब क्या ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और इनके जो इफेक्ट्स है एनवायरमेंट के ऊपर वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स पोटेंशियल्स को हम जानेंगे, ओशंस एसिडिफिकेशंस को हम जानेंगे, इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इम्पैक्ट्स क्या है एनवायरमेंट के ऊपर और हम इसको कैसे कंट्रोल करें उसको हम पढ़ेंगे। और क्लाइमेट चेंज में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, जो जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स मानो कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, वो ओजोन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। कुछ है ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए बना है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टेप्स और स्ट्रेटजीज दैट हैव टेकन टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट प्रॉपर्ली। सो उसको हम जानेंगे। So today the topic is biodiversity. I'm going to discuss about the biodiversity in detail. So biodiversity, bio से मिलता है हमको बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब प्राणी, प्राण जिसमें प्राण है ना, और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जो लिविंग थिंग्स है, सो डिफरेंट प्लांट्स हो सकता है, डिफरेंट एनिमल्स हो सकता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है एनवायरमेंट के भीतर, उस कंपोनेंट्स में जो जो वैरायटी देखने को मिलता है दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब हर जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके स्पीसीज के स्पीसीज के ऊपर बेस करके, जेनेटिकली बेस, जेनेटिक में ऊपर बेस करके और इकोसिस्टम के ऊपर बेस करके जो जो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? देयर आर बेसिक थ्री कैटेगरी: स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज के डिफरेंस, जो डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर बेस करके जो बायोडाइवर्सिटी बना है दैट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फॉरेस्ट में जाओगे तो फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर देयर, मे बी इट कैन बी अ प्लांट स्पीसीज, कैन बी अ एनिमल स्पीसीज। सो एक फॉरेस्ट में बहुत सारे बार्ड्स रहता है या फिर स्नेक्स होता है और टाइगर्स रह सकता है, एलिफेंट रह सकता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज वहां पे रह सकता है। सो वही स्पीसीज के ऊपर बेस करके जो वैरायटी हमको दिखने को मिलता है, जो डाइवर्सिटी हमको दिखने को मिलता है एक ही जियोग्राफिकल रीजन में, दैट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। नाउ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ये एक जीन के ऊपर बेस करके ये बायोडाइवर्सिटी बनता है। जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स है, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है, उसके ऊपर बेस करके जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बनता है। क्योंकि अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर एक डॉग शॉप में आप जाओगे, डॉग डॉग के आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब जीन के ऊपर बेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग आपको देखने को मिलेगा। स्पीसीज तो डॉग ही है, मगर उनमें जीन के डिफरेंट होने के वजह से, दिस इज द रीजन बिहाइंड द बाय लुक दे आर डिफरेंट। अगर एक मॉल में जाओगे आप डिफरेंट पीपल देखोगे, कोई लंबा होगा तो कोई शॉर्ट होगा, कोई फेयर होगा तो कोई डार्क स्किन होगा, किसी का हेयर कर्ल होगा, किसी का स्ट्रेट होगा। सो ये दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द जेनेटिकल ट्रेट्स और बायोलॉजिकल ट्रेट्स। सो तो दिस काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज known as genetic biodiversity. Now ecological biodiversity. इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है, आप इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर देख लोगे तो देयर आर डिफरेंट इकोसिस्टम: फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम के हिसाब से वहाँ के स्पीसीज, वहाँ के एनवायरमेंट सब डिफरेंट डिफरेंट हो गए, है ना। सो ये जो डिफरेंसेस है इसके ऊपर बेस करके जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी।
So it's clear. So biodiversity is divided into basically three parts, that is species biodiversity, genetic biodiversity, and ecological biodiversity. Now you can see alpha biodiversity, beta biodiversity, and gamma biodiversity. So alpha, beta, gamma, it's a tool actually to measure a species biodiversity. Species biodiversity को measure करने के लिए एक एरिया वाइज ये अल्फा बीटा गामा को हम टूल की तरह यूज करते हैं. सो इसमें कैलकुलेशन प्रोसीजर है जो हम आई एम गोइंग टू डिस्कस. सो अगर इसको हम एक कम्युनिटी, सपोज इट्स अ कम्युनिटी, a population community or a habitat, we can say a habitat. So we will find 1 2 3 4 species are over there. So हम इसमें वैरायटी काउंट करेंगे, ना तो पॉपुलेशन. देखो ट्रीज तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको एक ही स्पीसीज मतलब एक ही स्पीसीज मानेंगे. So we will count the number of the species and the answer is 1 2 3 4. So 4 different species are there. So alpha biodiversity of the community of the habitat is 4. Clear? Now beta diversity. This is beta diversity. Beta diversity क्या है? Beta diversity अल्फा दो कम्युनिटी के अंतर में जो डिफरेंसेस है, दैट इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी. मतलब दो कम्युनिटी में और दो हैबिटेट में कुछ ऐसे स्पीसीज होगा जो दोनों कम्युनिटी में ही होगा और दोनों रीजियन में ही होगा प्रेजेंट, और कुछ होगा इस रीजियन में होगा तो दूसरे रीजियन में नहीं होगा, दूसरे रीजियन में कुछ नया होगा. सो दीज आर द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस. सो इसको हम जब स्टडी करेंगे दैट इज नोन एज बीटा बायोडाइवर्सिटी. सो बीटा बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे काउंट करें? फर्स्ट देखा जाए तो अल्फा और ये रीजियन, ये फर्स्ट रीजियन और ये जो सेकंड रीजियन है, इसमें ओवरलैप स्पीसीज कितना है? 2. this one is same and this one is same. So इसमें भी दो, 2 species are overlapped in between alpha, I mean this region and that region. So हम 4 से, यहाँ पे तो अल्फा में मैंने काउंट करके रखा कि 4 स्पीसीज, तो 4 स्पीसीज से हम 2 को माइनस करेंगे क्योंकि 2 ओवरलैप्ड है. सो उससे हमको मिल जाएगा 2. क्लियर? और जो ये है जिसमें इस रीजन में कितना स्पीसीज है? 1 2 3. हम पॉपुलेशन काउंट नहीं करेंगे, तो ये जो दो अलग अलग से ट्री है इसको हम अलग अलग से काउंट नहीं करेंगे, बस एक ही स्पीसीज हम काउंट करेंगे क्योंकि द टाइप इज सेम. तो 1 2 एंड 3. सो 3 से हम 2 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 ही ओवरलैप हुआ ना. सो 3 से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचा रहेगा? 1. तो बीटा इज, यहाँ से 4 से हम 2 माइनस करके 2 मिला, और यहाँ से 3 से 2 माइनस करके 1 मिला. तो बीटा इज 2 एंड 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 3. सो बीटा डाइवर्सिटी इज 3. अल्फा बायोडाइवर्सिटी 4, बीटा डाइवर्सिटी मिल गया 3. अब हम जानेंगे गामा बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेशन. गामा बायोडाइवर्सिटी अल्फा और बीटा से बहुत ज्यादा बड़ा है. एक बड़ा रीजियंस को लेकर, रीजियन के अंदर जो कम्युनिटीज है, जो स्पीसीज है, उसको हम गामा बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे. गामा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसमें बहुत डिफरेंट स्पीसीज रहता है. तो गामा को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये बीटा जो 3 मिला, 2 एंड 1 को प्लस करके जो 3 मिला, प्रीवियस में हमने जो 2 माइनस किया था उस 2 को हम यहाँ से जोड़ देंगे. जो 3 मिला यहाँ से, बीटा से जो 3 मिला, 3 के साथ प्लस करेंगे 2 तो हो जाएगा 5. सो बीटा गामा इज 5. सो क्या मिला? अल्फा इज 4, बीटा इज 1, सॉरी हाँ, अल्फा इज 4, बीटा इज 1, बीटा इज 3 and gamma is 5.
4, 3 and 5. So this is the process. ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकता है एग्जाम में, कि कुछ पिक्टोरियल, कुछ ग्राफिक प्रेजेंटेशन रहेगा, तो वहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ का बीटा डाइवर्सिटी क्या है, या फिर अल्फा नेम ही होगा, बीटा और गामा में गामा बायोडाइवर्सिटी क्या है. सो ऐसे कुछ कैलकुलेशन आ सकता है. सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. सो क्या है इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी में जो थ्रेट्स है, वो थ्रेट्स बेसिकली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस. सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस द बेसिक बेसिक क्या बोलूं, वही रिस्पॉन्सिबल है. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है टू टूवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स. सो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट का मतलब, यहाँ पे जो मानो आप एक डैम क्रिएट कर रहे हो, एक डैम प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर एक रिजर्वर बना रहे हो, तो फर्स्ट अब क्या करोगे, वी हैव टू कट डाउन ऑल द ट्रीज ऑफ द दैट पर्टिकुलर रीजन. सो अगर ट्री हम काट कर देंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से जो हैबिटेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के वो नेचुरल हैबिटेट है. सो वो हैबिटेट फर्स्ट खत्म हो जाएगा. अगर वहां के जो कीस्टोन जो स्पीसीज होता है, कीस्टोन स्पीसीज को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो कीस्टोन स्पीसीज अगर खत्म हो जाएगा तो एक इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएंगे. और डिफोरेस्टेशन, तो मैंने बोला कि डिफोरेस्ट काटिंग डाउन ट्रीज, अब जब कट कर रहे हो तो वहां के जो सॉइल के जो फॉर्मेशन है, सॉइल में जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो खत्म हो जाएगा. अगर खत्म हो जाएगा तो वो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा ना सॉइल का, तो सॉइल भी डिग्रेडेड हो जाएंगे. सो सॉइल की डिग्रेडेशन मतलब पॉल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक बड़ा सा थ्रेट, बड़ा सा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट. और डेजर्टिफिकेशन भी ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि अगर सॉइल अगर फर्टिलिटी, सॉइल से जो फर्टिलिटी होता है वो अगर खत्म हो जाए, तो अब जो पौधे हैं वो नहीं, वहां पे ग्रो नहीं हो पाएगा. सो वो धीरे धीरे वो लैंड खत्म हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा. सो उसमें डिजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा. एंड जो मेरीन इकोसिस्टम है, मेरीन इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है, वो एंटायर एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए क्रुशियल सा रोल प्ले करता है. मेरीन इकोसिस्टम में जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो कोरल रीफ्स है, जो मेरीन स्वॉर्म्स है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा. अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो क्लाइमेट डेफिनेटली इट विल बी चेंज्ड. सो अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सिक्वेस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगा. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लेता है ना ट्रीज, आपको पता है ये. तो ट्रीज अगर सिक्वेस्टर के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा एनवायरमेंट में. तो मेरीन जो टेम्परेचर जो अगर बढ़ जाएंगे तो वो एक्वाटिक जो एनिमल्स, एक्वाटिक जो प्लांट्स है, वो नहीं सर्वाइव, दे विल बी नॉट एबल टू सर्वाइव प्रॉपरली. सो ये सब एक तरह की थ्रेट है जो एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस से बनता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से बनता है. एंड वी नीड टू preserve the biodiversity, conserve the biodiversity with a scientific method. Now the conservation methodology. How to conserve the biodiversity? There are basically two basic methods: in situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation, in this kind of conservation, animals and plants are conserved within their own natural habitat. मतलब एक कोई स्पीसीज हुआ, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो अपने खुद के जो नेचुरल जो हैबिटेट है वहां पे रख के ही
उसको कंजर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। एग्जिटू क्या है? यहाँ पे कंजर्व होता है बाहर जाके, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर जाके ये इसको कंजर्व किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो इसमें क्या आता था, क्या क्या मैंने कौन सा वे है? जूलॉजिकल पार्क है, बोटानिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स है, क्रायो प्रिजर्वेशन है। हमको पता है कि जूलॉजिकल पार्क में तो एनिमल्स को रखा जाता है, कंजर्व किया जाता है। बोटानिकल गार्डन्स में प्लांट्स को। जीन बैंक्स में बहुत सारे जीन्स को, जीन बैंक में जीन्स को, जो प्लांट्स के जो जीन्स है उसको हम प्रोटोप्लाज्म को हम कंजर्व कर सकते हैं फॉर द फर्दर फ्यूचर जनरेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम टिश्यू को कलेक्ट करते हैं, टिश्यू को कलेक्ट करके हम प्रिजर्व करते हैं। सो दीज आर द बेसिक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। सो ये जो मैंने अभी तक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। You will get enough questions from this particular portion। और प्रीवियस ईयर्स को भी हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: डाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, सारामती पीक नागालैंड। Which of the above pair are correctly matched? So answer is 1 and 3। आप देख सकते हो डाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, ये इट्स अ राइट आंसर। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, इट्स नॉट राइट बिकॉज इट्स द त्रिपुरा। एंड शोमोरबोती पीक नागालैंड, नागालैंड में है। सो इट्स अ राइट आंसर द 1 and 3। तो नेक्स्ट take the conservation biodiversity. The most important strategy of the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of biosphere reserve, botanical gardens, national peak, wildlife sanctuaries। The answer is biosphere reserve। Biosphere reserve क्यों है? क्योंकि biosphere reserve बोटानिक नेशनल पार्क और सेंचुरी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और जो कंजर्वेशन कंजर्वेशन जो मेथोडोलॉजीज है, वो जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा होता है। एक कोर रीजन रहता है जहाँ पे वो एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, और बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है ह्यूमंस के, और एक सर्टेन एरिया के बाद ह्यूमन की कुछ इंटरफेरेंस रहता है। कोर रीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। सो इट्स अ टेक्निक, इट्स अ गुड टेक्निक। और मैं क्या बोलूँ, तो बायोस्फीयर रिजर्व इट्स अ आंसर। So the second, moving to the next slides, endemic species and biodiversity hotspot। एंडेमिक स्पीसीज का एक मतलब है, एंडेमिक स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज क्या है? एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज क्या है? एंडेमिक स्पीसीज इज अब मतलब एक कोई सर्टेन रीजियन होगा, सर्टेन रीजियन में जो स्पीसीज मिलता है उस रीजियन के हिसाब से दैट स्पीसीज इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। एक सर्टेन जियोग्राफिकल रीजियन, वहां पे एक स्पीसीज होगा, एक प्लांट हो सकता है या इट कुड बी अ एनिमल। सो वो स्पीसीज उस जियोग्राफिकल रीजियन के हिसाब से एंडेमिक होगा, एंड यू कैन नॉट फाइंड दिस पर्टिकुलर स्पीसीज एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। क्लियर? So this is known as endemic species and this process is known as endemism। तो अगर हम एग्जाम्पल का देखेंगे तो ऑस्ट्रिया में कैंगारू मिलता है, लायन टेल मैकाऊ हम इंडिया में पाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में ये पर्पल फ्रॉग मिलता है। सो वेस्टर्न घाट के हिसाब से ये पर्पल फ्रॉग जो है वो वेस्टर्न घाट के हिसाब से एंडेमिक है, और लायन टेल मैकाऊ इंडिया के हिसाब से है, कैंगारू ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से है। सो इट्स अ क्लियर कंसेप्ट। सो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सो हम उसको देखेंगे थोड़ा। कंसिडर द फॉलोइंग: ब्लैक नेक्ड क्रेन,
cheetah, flying squirrel, and snow leopard. Which of the above are naturally found in India? The answer is 1, 3 and 4. मतलब ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो इंडिया में मिलता है, ठीक है। और चीता जो है वो एक्सटिंक्ट है, उसको हम नहीं काउंट करेंगे। फ्लाइंग स्क्वेरल भी इंडिया में मिलता है बहुत सारे फॉरेस्ट में। एंड स्नो लेपर्ड इस थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मगर इंडिया में है, हिमालयन रेंज में इसको ये जाता है। सो द आंसर 1, 3 एंड 4। Which of the following states is lion-tail macaw found in its natural habitat? मतलब lion-tail macaw की natural habitat क्या है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश are the options basically. तो इसमें क्या है? तमिलनाडु is the right answer, Karnataka is the right answer, and Andhra Pradesh is the right answer. So 1, 2 and 3 is the right answer. Now biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot, I like to define first. किसी geographical region को you can consider biodiversity hotspot जब उस region is completely full of some endemic species, मतलब वहां पे कुछ endemic species रहना होगा, and वो जो endemic species है वो उसमें कुछ threatened species भी रहेंगे, वो threatened होगा। तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो पर्टिकुलर रीजन है जहां पे कुछ स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलता है, एंड दैट काइंड ऑफ रिचनेस, दैट काइंड ऑफ स्पीसीज हैज टू बी थ्रेटेंड। सो this is the reason behind we need to protect that particular biodiversity hotspot region. We need to conserve the biodiversity of the region. सो मैंने यहाँ पे वर्ल्ड के हिसाब से एक फोटोग्राफ डाला है। यू कैन सी द पिक्टोरियल फोटो। सो द रेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हिसाब से, एंड दिस इज द स्टेज ऑफ इंडिया। सो इंडिया में बेसिकली चार नंबर ऑफ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन इंडिया। यू कैन सी हिमालयस रेंज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, Andaman and Nicobar Islands, and Western Ghats. These 4 regions comes in the biodiversity hotspot. So biodiversity hotspot is a very important topic. यहाँ से भी बहुत सारे previous years में questions आते हैं। तो पूरे जो हमने जो आवर्स में हम पूरा जो सिलेबस तो हम खत्म कर लेंगे, 60 और 70 आवर्स में हम कर लेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग आवर्स रहेंगे उसमें हम प्रीवियस जो ईयर्स की जो क्वेश्चंस है वो हम 1 बाय 1 थॉरोली डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे विद दिस प्रॉपर डिस्कशन। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अस। ओके, सो टुडे फॉर टुडे इट्स ऑल। थैंक यू।